नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद रासायनिक हथियार या जैविक हथियार की। दरअसल कोरोना वायरस से दुनिया में मची तबाही के बीच जैविक हथियार से होने वाली दर्दनाक मौत की कल्पना मात्र से सिहरन होने लगता है। ऐसे में आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि विज्ञान ने ऐसे कई खतरनाक वायरस को लैब में विकसित किया हुआ है ताकि युद्ध की अवस्था में शत्रु देश को तबाह किया जा सके। हालांकि मानवता को नष्ट करने वाली जैविक हथियार के खतरों का अंदाजा होते ही दुनिया सतर्क हो गई और जैविक हथियार के निर्माण को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। बावजूद इसके कई देश चोरी छिपे जैविक हथियार का जखीरा जमा करने में आज भी लगे हुए हैं। वह कौन देश है जिसके पास आज भी मौजूद हो सकता है जैविक हथियार? आज की इस रिपोर्ट में हम विज्ञान के इस विभत्स रूप से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक युद्ध होता क्या है। दरअसल रासायनिक युद्ध में रासायनिक पदार्थों के विषैले गुण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर जन धन की हानि की जाती है। रासायनिक युद्ध वास्तव में परमाणु युद्ध या नाभिकीय युद्ध से बिल्कुल अलग होता है। सामान्य भाषा में कहे तो नाभिकीय युद्ध के दौरान संहार की एक सीमा होती है, जबकि जैविक विधि से लड़े गए युद्ध में महासंहार की कोई सीमा नहीं होती है। यह कई बार हमलावर देश को भी अपनी चपेट में ले लेता है। मिसाल के तौर पर आप कोरोना वायरस को ही देख सकते हैं। हालांकि यह एक बायोलॉजिकल वेपन है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जैविक हथियार और इसके खतरों पर विस्तार से बात करें, इससे पहले अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर टॉम कॉटन के एक इंटरव्यू पर गौर कर लेना यहां जरूरी हो गया। कॉटन ने फॉक्स टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बताकर दुनिया में एक बड़ा बहस खड़ा कर दिया है। कॉटन ने कहा है कि फिलहाल हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वुहान के फूड मार्केट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चीन की बायोसेफ्टी सुपर लेबोरेटरी मौजूद है। कॉटन ने जोर देकर कहा कि हमें इसकी तह में जाना ही होगा। कॉटन का इशारा साफ है। कॉटन के इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका सहित दुनिया की कई देशों में इस पर जोरदार चर्चा शुरू हो चुकी है। पर हम जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका इससे पहले भी जैविक हमला झेल चुका है। इसमें हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के लोग आज भी इसको भूले नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका पर यह जैविक हमला उस वक्त ब्रिटेन ने किया था। इसमें हजारों अमेरिकियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह बात करीब 250 साल पुरानी है। दरअसल अमेरिका के लोग उन दिनों ब्रिटेन से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कहते हैं कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने जैविक हमला करवा दिया था। एक समय था जब भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। हालांकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया, लेकिन इस आजादी के लिए अमेरिका को लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा था। बात आजादी मिलने से करीब 13 साल पहले की है। अमेरिकियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की बड़ी लड़ाई छेड़ रखी थी। वर्ष 1763 में अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों ने फ्रांस की मदद से अंग्रेज के अति महत्वपूर्ण ओहायो राज्य के पीट सैनिक छावनी पर कब्जा कर लिया था। किंतु अचानक ही अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की चपेट में आ गए और उनकी तड़प तड़प कर उन दिनों मौत होने लगी। देखते ही देखते यह बीमारी ओहायो और ग्रेट लैक्स तक फैल गया और हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। कालांतर में चेचक की यह बीमारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई। लाखों लोग मारे गए। हालांकि इसका टीका बन जाने के बाद चेचक पर अब एक हद तक विराम लग चुका है। किंतु 18वीं सदी में यह बीमारी कोरोना की तरह ही दुनिया के लिए एक अनपुच पहेली बना हुआ था। बाद में खुलासा हुआ कि यह ब्रिटेन द्वारा प्रायोजित जैविक हमला था। ब्रिटिश अधिकारी जनरल बैरन जेफरी और कर्नल हेनरी बुकेट के बीच हुए पत्राचार से इसका खुलासा हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किया था
रिसर्च करने वाले डॉक्टर सेथ कारसू के मुताबिक यह बीमारी प्राकृतिक नहीं था, यानी इसको बायोलॉजिकल लैब में बनाया गया था। यही वह पृष्ठभूमि है जो कोरोना वायरस को लेकर हम सभी की चिंता बढ़ा रही है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं। जाहिर है इसका पता चलने में अभी बरसों लग सकता है। कारण यह कि बायोलॉजिकल वेपन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है और कोई भी देश खुलेआम इस जोखिम को उठाने की जरूरत नहीं करेगा। इसको समझने के लिए वर्ष 1993 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा पारित प्रस्ताव पर एक नजर डाल लेना यहां जरूरी हो गया है। दरअसल इस कन्वेंशन के दौरान केमिकल और जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण या इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस नियम को मानना सभी देशों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस समझौते पर दुनिया के 192 देशों का हस्ताक्षर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त यह समझौता हुआ था उस वक्त दुनिया के देशों के पास करीब 72,525 मीट्रिक टन जैविक हथियार मौजूद था। जी हां, आपने ठीक सुना, 72,525 मीट्रिक टन जैविक हथियार, यानी इंसान को बीमार करने वाला कीड़ा जो हमने ही मना कर रखा हुआ है। हालांकि समझौते के बाद जून 2016 तक इसमें से 66,368 मीट्रिक टन जैविक हथियार को विभिन्न देशों ने नष्ट कर दिया। हालांकि कतिपय कारणों से आज भी 6,157 मीट्रिक टन जैविक हथियार आज भी मौजूद है और यह हमारे लिए खतरा का विषय है। मानव के अस्तित्व के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है यह। एक बात और जो यहां समझ लेना बहुत जरूरी है, वह यह कि नॉर्थ कोरिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। नतीजा, नॉर्थ कोरिया में बायोलॉजिकल वेपन निर्माण का काम आज भी जारी है, खुलेआम जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास पर्याप्त मात्रा में जैविक हथियारों का भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1970 से पहले ही नॉर्थ कोरिया ने रासायनिक हथियार बनाने के लिए जरूरी टर्बून और मस्टर्ड गैस हासिल कर लिया था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने साल 2009 में ही अंदेशा जताया था कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 5,000 मीट्रिक टन के आसपास बायोलॉजिकल वेपन का जखीरा मौजूद है। कहते हैं कि जिन देशों के पास आज भी जैविक और रासायनिक हथियार मौजूद हो सकता है उनमें अमेरिका, रूस, इराक, जापान, ब्रिटेन और चीन का नाम लिया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की वजह से इसमें से कोई भी देश खुलेआम बायोलॉजिकल वेपन होने की, अपने यहां होने की पुष्टि नहीं करता है। अब बात भारत की कर लेते हैं। दरअसल भारत की सरकार ने 14 जनवरी 1993 को आधिकारिक तौर पर केमिकल वेपन कंट्री समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर करने के बाद जून 1997 में 1,044 मीट्रिक टन सल्फर मस्टर्ड के भंडार की घोषणा की और भारत ने इसे साल 2006 तक करीब 75% केमिकल मटेरियल को पूरी ईमानदारी से नष्ट भी कर दिया। जबकि बाकी बचे बायोलॉजिकल वेपन को भारत ने बाद में नष्ट कर दिया और 14 मई 2009 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात का ऐलान किया कि अब उसके पास, यानी भारत के पास, केमिकल हथियार का कोई भी जखीरा मौजूद नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में चर्चा है कि चीन की सरकार अपने लैब में बड़े पैमाने पर जैविक हथियार को विकसित करने में जुटा हुआ है। अब सच क्या है और झूठ क्या है यह मुझे भी नहीं पता है, पर दबी जुबान से पूरी दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के उसी प्रयास की परिणति है। दरअसल जैविक हमला के पीछे की यह स्याह सच्चाई है कि जो भी देश इसका इस्तेमाल करता है वह बाद में मुकर जाता है। कालांतर में इसका पुख्ता प्रमाण जुटा पाना भी किसी दूसरे देश के लिए आसान नहीं होता है। लिहाजा आने वाले दिनों में दुनिया के बीच एक बार फिर से जैविक हथियार बनाने की होड़ शुरू हो जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में जैविक हथियार का शत्रु पर प्रयोग करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका बन चुका है। हो सकता है कि कालांतर में कतिपय आतंकी संगठन भी इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अंत में सिर्फ इतना कहना है कि जिस विज्ञान पर हम सभी को गरूर है और होना भी चाहिए, दरअसल उसी विज्ञान ने जितना दवा नहीं बनाई उससे बहुत अधिक विषाणु और वायरस बना दिए। यदि भूलवश या प्रतिशोध में किसी ने कभी इसका इस्तेमाल कर दिया तो पूरी मानव जाति का अस्तित्व
खत्म हो जाएगा और इसी के साथ विज्ञान की तमाम आविष्कार भी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। परमाणु की खोज भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सोचिए, कभी किसी सनकी ने इसका इस्तेमाल कर दिया तो विज्ञान के अन्य सभी खोज के नष्ट होने में कितना देर लगेगा। अब कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि अप्रैल तक खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हो जाए तो अच्छा है, पर आपको मालूम तो चल ही गया होगा कि चीन में इसका दूसरा फेज फिर से सिर उठाने लगा है। बड़ा सवाल यह कि दुनिया के अन्य देशों में भी इसी तरह से दूसरा फेज शुरू होने लगा तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कुछ नहीं होगा, पर जो अभी हो रहा है यानी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, यही कम है क्या? आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा। दरअसल दुनिया में पिछले 3-4 महीनों से कोरोना वायरस के कहर की खबरें लगातार बनी हुई है। ऐसे में कई तरह के विचार और तथ्य भी सामने आने लगा है। जब हमने आंकड़ों का अध्ययन किया तो खुलासा चौंकाने वाला था। हमने जीवन के लिए विज्ञान का जितना इस्तेमाल किया है, दरअसल उससे कई गुना अधिक विज्ञान का इस्तेमाल जीवन को नष्ट करने के लिए कर दिया है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2018 में विभिन्न देशों की रक्षा सौदे पर हमने 1822 अरब डॉलर यानी 1352 खरब रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं। यह आंकड़ा दुनिया की जीडीपी का करीब 4% है। यह वह राशि है जिसे हमने जीवन को नष्ट करने के उपकरण बनाए। यहां आपको बताना जरूरी है कि दुनिया में विनाशक हथियारों के गैर कानूनी निर्माण का इस आंकड़ा में शामिल नहीं है, जबकि जानकार बताते हैं कि गैर कानूनी हथियार का यह कारोबार इस वक्त करीब 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। यह इससे भी बड़ा हो सकता है। यह तमाम राशि इंसानों को मारने के लिए खर्च की जा रही है, जबकि जीवन को बचाने के लिए हमने अपने जीडीपी के 1% का चौथा हिस्सा भी खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। परिणाम आपके सामने है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आज हमारे पास संसाधन नहीं है। दरअसल इसको ठीक से समझने के लिए WHO के आंकड़ों पर गौर करना यहां जरूरी हो गया है। WHO की माने तो उच्च आय वाले विकसित देशों में चिकित्सा विज्ञान के रिसर्च पर उनके कुल जीडीपी का 0.19% खर्च होता है। जी हां, 0.19%, जबकि निम्न आय वाले देश अपने जीडीपी का मात्र 0.01% ही खर्च कर पाते हैं। यानी हम अपने जीडीपी के 1% का 10वां हिस्सा से भी कम जीवन की रक्षा पर खर्चा करते हैं, जबकि 4% से अधिक की राशि जीवन को नष्ट करने पर खर्च करते हैं। जाहिर है यही हाल रहा तो बार बार कोरोना काल में हमें असहाय होकर मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त विज्ञान ने हमें सिर्फ हथियार जनित हिंसा ही नहीं दिए है, बल्कि विज्ञान की मदद से हमने पर्यावरण को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाकर जीवन को खतरे में डाल दिया है। अब इसका असर भी दिखने लगा है। पैदावार के नाम पर हमने खाद्य पदार्थों को अत्यधिक विषैला बना दिया है। तमाम तरह के दुष्प्रभावों को देखा जाए तो विज्ञान की मदद से हमने खुद ही अपने विनाश की पूरी ताना बाना बुन लिया है। ऐसे में कोरोना वायरस तो महज एक वानगी है। आगे और इससे भी बड़े खतरों से दो चार होने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार।